जितना अनसेफ नेतन्याहू ने जूस को किया है उतना किसी ने नहीं किया। हिरोशिमा नागासाकी यूएस ने किया था, तो उनके पास क्यों पावर है कि वो दूसरों को रोकें। जिस यूएस को आज इतनी प्रॉब्लम है कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होने चाहिए, 50s में वो कैपेबिलिटी देने की शुरुआत तो यूएस नहीं की थी। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होगा तो एक बैलेंस आएगा। ये नतान्ज का, इस्फहान का जो भी फैसिलिटी है जो इतना अंडरग्राउंड है, ये सब नॉर्थ कोरिया ने सिखाया है। 20,000 जूस हैं ईरान में, सबको अगर अरेस्ट कर लिया गया कि तुम मोसाद के स्पाइज हो। ज़ेलेंस्की इजराइल से काफ़ी नाराज़ थे कि मैं जूइश प्रेसिडेंट हूँ पहला और इजराइल हमें मदद नहीं कर रहा। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हित में नहीं है सीज़ फायर काम करे, और ये जो फोर्सेस हैं किसी भी सीज़ फायर को काम करने नहीं देंगी। सोवियत यूनियन जब कोलैप्स कर गया तो चिंता हुई कि अब हम दूसरा एनिमी क्या बनाएं, तो धर्म को बना दिया, विच वॉज इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। अगर आप यूक्रेन पे ये बोल रहे हैं कि रशिया ने इन्वेड किया और ये गलत किया, तो आप इजराइल को भी बोलें कि उन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक पे इन्वेड किया और गलत किया। या बहुत बड़ी बात कर रही हैं, क्योंकि पूरे मीडिया में बात ये है कि रशिया हेल्प क्यों नहीं कर रहा, और आप हमें यहाँ ऐसी बात बता रही हैं जो किसी प्लेटफॉर्म हो ही नहीं। दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई में आखिरकार सीज फायर हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 13 दिन तक चली इस लड़ाई में आखिर हासिल क्या हुआ है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिडल ईस्ट मामलों की जानकार शुभदा चौधरी जी। शुभदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुभदा जी के बारे में आपको बता दें कि शुभदा जी मिडल ईस्ट इनसाइट्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी चलाती हैं, और जिस पर काफ़ी इंसाइटफुल वीडियोस भी हैं, डिस्कशंस भी हैं, और काफ़ी आप लोग, मैंने जो आपका काम देखा है बहुत इंप्रेसिव। और आपकी मैंने जो शुभदा जी कुछ पॉडकास्ट सुने या वीडियोस देखे, मैं हमारे दर्शकों को पहले ही बता दूं कि जितनी बारीक जानकारियां ये बताने वाली हैं शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। तो ये तो आपका इंट्रो था। शुभदा जी, बहुत वेलकम है आपका। और पहला और मेरा बुनियादी सवाल यही है कि आखिर इस लड़ाई से किसको मिला क्या? क्योंकि मैं अगर दो बातों का जिक्र करूं, जो इजराइल का या यूएस का जो पर्पस था शुरू से, वो ये था कि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं हमें उसे तबाह करना है, और दूसरा है फिर खोमैनी को हटाना है। दोनों चीजें तो अभी हुई हैं ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि खुद पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि न्यूक्लियर साइट तबाह हो गई है, ऐसा हम नहीं क्लेम कर सकते हैं। और खोमैनी को हटाने की पहले तो दोनों ही बात कर रहे थे, लेकिन बाद में यूएस भी पीछे हट गया, और कल इजराइल ने भी कह दिया कि नहीं नहीं, हमारा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो फिर अचीव क्या हो इस पूरे 13 दिन के ऑपरेशन में? सबसे पहले शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। ये 3 चीज़ों के कारण शुरू हुआ था। पहला, इसका नाम राइजिंग लायन क्यों था? राइजिंग लायन इजराइल ने इसलिए रखा था, एक तो इनका बिब्लिकल वर्स से लिया गया है, लेकिन दूसरा ये भी है कि जब रेज़ा शाह थे 1979 तक, तो उनका जो फ्लैग था उसमें सन और लायन दोनों का सिंबलिज्म था। तो एक तरीके से रजीम चेंज का उनका एक आइडिया था। दूसरी चीज़ थी कि जुलाई के पहले वीक में ही चाइना ने अपना एक रेल नेटवर्क चाइना के ज़ियान जगह से ईरान में शुरू किया है। अब वो चाबहार, बंदर अब्बास में भी काम करना चाहते हैं। चाइना ईरान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ये आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ। दूसरी चीज़ ये भी हुई कि ईरान में कम से कम 24,000 किलोमीटर स्क्वायर का रेयर अर्थ मटेरियल मिला, हैवी और लाइट दोनों, सेंट्रल ईरान में। और तीसरी चीज़ ये थी कि इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके सरकार के खिलाफ एक बिल जारी हुआ था पार्लियामेंट या नेसेट को डिसॉल्व करने के लिए, जो 12 जून की बात है। अगर इज़राइल वॉर नहीं करता तो नेतन्याहू का सरकार में रहना एज अ प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। वो 7 फ्रंट वॉर जो उन्होंने शुरू करके रखा हुआ है, अभी भी अगर आप देखें तो 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक इजराइल ने $85 बिलियन खर्च किए हैं, और ये 12 दिन में पर दिन $285 मिलियन खर्च किए हैं। तो ये 7 फ्रंट वॉर एक तरीके से नेतन्याहू अपने लिकुद पार्टी का एक लेजिटिमेसी चाहते हैं अपनी सरकार का, क्योंकि 1 मिलियन से ज़्यादा इजरायली जिनके पास डुअल सिटीजनशिप था वो इजराइल छोड़ के जा चुके हैं। अभी भी 12-13 दिनों में
कम से कम मेडिटेरेनियन सी से, सिनाई इजिप्ट से और जॉर्डन एलन बाई से बहुत सारे इजरायली जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है वो छोड़ के जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि 7:30 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक आपको बंकर में रहना है, सेफ जोन में रहना है, 24 घंटे सायरन है। तो ये एक तरीके से अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फेवर में लेने के लिए था। और नेतन्याहू न्यूक्लियर जो वॉरहेड है ईरान का, इसकी बात 99 से कर रहे हैं, जबकि आई थिंक अप्रैल 1984 में पहली बार एक हिब्रू न्यूज़पेपर में आया था कि ईरान कुछ ही वीक दूर है एक बॉम्ब बनाने से। अब 1984 कल कुछ रील्स भी वायरल हो रही थी जिसमें नेतन्याहू ने पहले 95 में स्टेटमेंट दिया, फिर 99 में दिया, 2002 में दिया, फिर 9 में दिया, फिर 15 में भी दिया। तो पिछले 20 सालों में 30 सालों में वो 6 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ईरान न्यूक्लियर बनाने से सिर्फ कुछ वीक दूर हाँ, है। कुछ ही 2 ही 3 वीक दूर है। और उन्होंने इस चीज़ का जिस तरीके से 2003 में जब यूएस का इन्वेजन हुआ था इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे हुआ था, ना कोई यूएन रेजोल्यूशन लिया गया, सिंपल से अटैक कर दिया गया जिसमें वेस्टर्न अलाइज का काफ़ी रोल था। वैसा ही एक आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है। तो शुभदा जी, आपका कहना है कि इजराइल ने जो भी अटैक किया कहीं ना कहीं उसके जो बुनियादी रीजन में उनकी खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जिनको वो एड्रेस करना था, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि जिस पॉइंट पे ये सीज फायर हुआ उस पॉइंट के बाद आज इजराइल अपनी उसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को या अपनी ऑडियंस को क्या बताएंगे कि हमने अचीव क्या किया? क्योंकि मैं जैसा लगातार ये कह रहा हूँ कि अगर आप शुरू से क्लेम कर रहे हैं कि जी ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, हमें उसे तबाह करना है इसीलिए हमने अटैक किया, या आप ये कह रहे हैं कि हमें खोमैनी को हटाना है, और लोग ये देख रहे हैं कि खोमैनी भी हटा नहीं बल्कि वो तो और ज्यादा ताकतवर हुआ, और खुद इजराइल इस बात को कबूल कर रहा है, पेंटागन इस बात को मान रहा है कि भैया न्यूक्लियर साइट्स तबाह हुई हैं, ये नहीं हुई है, हम नहीं कह सकते हैं। तो फिर वही बात है कि 13 दिन के बाद आपके पास अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए है क्या? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो चल रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी वाइफ सारा नेतन्याहू, इनके ऊपर 3 से 4 करप्शन केसेस चल रहे थे। आज ही ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे ट्वीट आया जिन्होंने उन्होंने अमेरिकन इजरायली ऑडियंस को ओपनली ये कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विच हंट हो रहा है और ये वॉर हीरो हैं, ग्रेटेस्ट वॉर हीरो हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि ट्रंप ने कैसे दोनों को डांटा था। जहाँ तक बात रही CNN और बाकी के न्यूज़ रिपोर्ट्स की, उसको ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, हम लोगों ने कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया है, 36 आवर का ये मिशन था। अब सिंपल सी बात यह है कि जो हम नहीं जानते वो ये बात है कि ईरान ने कहा था कि वो एक नई न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट पे काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आके इंस्पेक्शन करने वाली थी। ठीक है। ये नतांज, इस्फहान, फॉर्दो नहीं है। उससे पहले इजराइल ने अटैक कर दिया। तो पहले हमें ये नहीं पता कि एनरिचमेंट साइट कहाँ है। इसका मतलब 400 kg हाईली इनरिच्ड यूरेनियम जो फॉर्दो से हटा दिया गया था वो कहाँ है अभी ईरान में, वो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। जहाँ तक जितने भी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्रेटर्स का जो मैक्सर सैटेलाइट इमेजेस देखा है, उसके हिसाब से भी ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बंकर बस्टर नहीं, जबकि टॉम हैक मिसाइल शायद लॉन्च किया गया था, जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। तो इजराइल में जहाँ तक कि अभी सोच है, बंकर बस्टर उन्होंने फोर्दो की साइट पे किया था, बाकी 2 साइट पे टॉम हैक किया था। हाँ, लेकिन उसका भी एम्प्टी बेसिस पे करने का क्या फायदा? मतलब आप सोचिए 12-20 मिलियन एक टॉम हैक मिसाइल का कॉस्ट है। अमेरिका अभी 35 to 37 हर दिन बढ़ते जा रहा है, $1 trillion डेप्थ में है। ये पूरा का पूरा उनका जो मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन था, जो अचानक से 21-22 जून को रात में होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने डिकॉय भी यूज़ किया था। उन्होंने जो बेसेस यूज़ किए हैं रीफ्यूलिंग के, वो गुआम और डीगो गार्सिया और ये सब यूज़ किया था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारे क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, तो किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ। क्योंकि क्लेम ये भी है कि उन्होंने कोई बेसिस यूज ही नहीं किया, मीडिया रिफ्यूल किया है। हाँ, तो पहला तो हमें नहीं पता चलेगा। दूसरा चीज़ है कि फिर ईरान ने कतर अल उदैद एयरबेस पे जो अटैक किया, लेकिन वो पहले उन्होंने बता के रखा था यूएस को, तो ट्रंप भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, सिंबॉलिक। हाँ, और जहाँ तक मेरी बात हुई है इजरायली स्कॉलर्स से,
मैक्सिमम या तो बाहर जा चुके हैं, एक सैनिटी का जो माहौल होता है वो नहीं है, एक सेफ्टी का जो माहौल होता है वो नहीं है, मेंटल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ब्लड बैंक डोनेशंस और बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं, टूरिज़्म का इम्पैक्ट बहुत कम हो चुका है, मैसिव इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो जो एक आइडिया था इजराइल का, वो एक आइडिया पे विश्वास खत्म हो रहा है। और नेतन्याहू, मेरा ये मानना है, बहुत सारे इजरायली जर्नलिस्ट का भी मानना है कि जितना अनसेफ नेतन्याहू ने जूस को किया है उतना किसी ने नहीं किया। तो आपकी इसी जवाब से एक सवाल ये भी निकलता है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि थोड़ा मिसकैलकुलेशन या अंडर एस्टिमेट यूएस ने और इजराइल ने दोनों ने किया, ईरान की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ सकता है। और जब ईरान की तरफ से इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स आई और उसमें से 40 के आसपास ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और उसका जो इम्पैक्ट हुआ उसके लिए इजराइल तैयार नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आप हो सकता है गाजा में आप मिसाइलें मारते रहे, वहाँ लोग मरें, दुनिया को परवाह ना हो, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अगर इस तरह से मिसाइलें आएंगी और लोग मरेंगे तो वहाँ पर जो आउटरीच होगा वो वहाँ की हुकूमत के लिए, सरकार के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि ईरान ने जो ताकत इन 13 दिनों में दिखाई उससे भी थोड़ा ओवरवेल्म्ड इजराइल भी हुआ और यूएस को भी उसकी उम्मीद नहीं थी, ये भी एक रीज़न बना कि ये लोग सीज़फायर के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इन्हें भी पता था कि अगर वॉर और खींचेगी तो हो सकता है हम ईरान को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हमारा जो नुकसान होगा उसको फिर उसके लिए जवाब देना अपने लोगों को मुश्किल हो जाएगा हमारे पास। देखिए, सबसे पहले जब इजराइल के पास 4 एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और थर्ड मिसाइल बेस। अब जब इन्होंने अटैक किया ईरान पे तो 10 घंटे तक ईरान रिटेलिएट उस तरीके से नहीं कर पाया। रशिया ने आके इलेक्ट्रिक ग्रिड पूरा उनका ठीक कर दिया 10 घंटे में। तो रशिया जैसे इन्वॉल्व हुआ, जबकि डिप्लोमेटिकली, और ये बहुत सेंसिटिव चीज़ बता रही हूँ मैं, रशिया तुरंत आके इन्वॉल्व हो जाएगा। या बहुत बड़ी बात कर रही हैं, क्योंकि पूरे मीडिया में बात ये है कि रशिया हेल्प क्यों नहीं कर रहा, और आप हमें यहाँ ऐसी बात बता रही हैं जो किसी प्लेटफॉर्म पे हो ही नहीं। ये पेपे एस्कोबार का इंटरव्यू आया है रिसेंटली, जब वो खुद मॉस्को में या सेंट पीटर्सबर्ग में थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और दूसरा चीज़ ये भी है कि रशिया के 200 से 600 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और रशिया का एक पूरा रूट है आपका, रशिया से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब होते हुए ईरान जाते हुए, उनका एक और वो रेलवे लाइन पे 162 किलोमीटर के रेलवे लाइन पे वो ईरान में काम कर रहे हैं। तो रशिया डिप्लोमेटिकली भले ही ना इस चीज़ को एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट करे, लेकिन रशिया तो उसमें इन्वॉल्व था। दूसरी बात, 1987 में ट्रम्प का सबसे पहला विजिट था मॉस्को में, केजीबी ऑफिशियल्स ने मदद की थी, काफ़ी सारे सोवियत पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। उनकी वाइफ मिलानिया ट्रम्प, चेक रिपब्लिक ने उनके और उनकी ऊपर सर्वेलेंस भी किया था। 80s से सबको ये लगता था कि ट्रम्प एक पोटेंशियल सोवियत यूनियन पोस्ट रशियन एसेट है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2016 में उनको फंडिंग भी मिली है, ये सब पब्लिक डोमेन में है। बॉब वुडवर्ड, जिन्होंने वाटरगेट स्कैंडल के ऊपर काम किया था, उन्होंने भी अपनी हाल फिलहाल जो 1-1.5 साल पहले किताब आई थी उसमें बताया कि पुतिन और ट्रम्प के क्या रिलेशन है। अब आप ये देखिए कि किसी भी तरीके से इजराइल अगर ये चाह रहा था, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने रेजा शाह पहलवी के बेटे जो अभी मैरीलैंड यूएस में हैं, उनको भी एक आश्वासन दिया था कि अब आप फिर से शाह डायनेस्टी आ जाएगी। उन्होंने बयान देने भी शुरू कर दिए थे कि अभी, और फिर इवन सारा नेतन्याहू भी ईरानियंस के लिए मैसेज भेज रही थी, सिंबॉलिक मैसेजिंग चल रहा था। इनफैक्ट जो मिडनाइट हैमर नाम रखा गया है, ये एक फ्रैंकिश मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने क्रिश्चियन यूरोप को बचाया था फ्रॉम उमायद डायनेस्टी, उनके नाम से आया है। तो आपके नॉर्थ कोरिया, ये नतान्ज का, इस्फहान का जो भी फैसिलिटी है जो इतना अंडरग्राउंड है, ये सब नॉर्थ कोरिया ने सिखाया। और नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे साइंटिस्ट जो मैथमेटिकल कोड्स होता है, फॉर्मूलाज होता है, ईरान को उन्होंने सिखाया है। देखिए, सोवियत यूनियन ईरान इराक वॉर जो 80 से 88 में चला था, उसमें उन्होंने इराक को सपोर्ट किया था। रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट करता है, मतलब आफ्टर कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। नॉर्थ कोरिया और चाइना ने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया है।
तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये होता है ना कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है, हमें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके से, और आपके ईरान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300, S-400 की बात वो कर रहे हैं। इतने सारे ईरान ने खुद इस रशिया यूक्रेन में अपने शहीद ड्रोन्स, कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं वो दिए हैं रशिया को। रशिया ने उसका खुद इनबिल्ट इंडिजिनस करने का फैक्ट्री भी बना के रखा है। तो ईरान और रशिया के तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं हमेशा से। एक चीज ये भी बताइए शुभदा जी, यहाँ बहुत सारे लोग आज हम यही देखते हैं चर्चा कि यूएस को एक कबूल नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 50s में जाएं, जहाँ पर आज पहलवी का वहाँ पर वो उस वक्त वहाँ पर सत्ता में थे और यूएस से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। यही तो वक्त था जब यूएस ने इनिशिएट किया था कि हाँ, ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत होनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट आइजनहावर, जिन्होंने एटम्स ऑफ पीस के नाम से एक प्रोग्राम चलाया था। और उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि चूंकि कोल्ड वॉर का टाइम था, कंट्रीज यूएसएसआर की तरफ ना चली जाएं, यूएस की तरफ रहें, तो उनको लगा कि हमें इन देशों को कुछ देना चाहिए। और उसी प्रोग्राम के तहत इन्होंने ईरान में पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएस ने शुरू करवाया। इवन कि ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनको ट्रेन भी किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर डेवलप किया, पहला रिएक्टर भी यूएस ने एस्टेब्लिश किया। तो इसकी बात ज़्यादा क्यों नहीं होती कि जिस यूएस को आज इतनी प्रॉब्लम है कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होने चाहिए, 50s में वो कैपेबिलिटी देने की शुरुआत तो यूएस ने की थी। देखिए, मॉरल राइटियसनेस की बात करें तो हिरोशिमा नागासाकी यूएस ने किया था। तो उनके पास क्यों पावर है कि वो दूसरों को रोकें जब उन्होंने खुद हिरोशिमा नागासाकी किया। लेकिन अगर हम बात करें उस समय की 1950s की, तो सोवियत यूनियन का जो ग्रोइंग थ्रेट यूएस के लिए था, उन्होंने मार्शल फंड दिए यूरोप को और बहुत सारी चीज़ें ताकि वो डिपेंडेंसी अपना क्रिएट करें। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि किस तरीके से एक प्रॉक्सी वॉरफेयर का शुरुआत हुआ था मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा। और ये छोटे छोटे देशों में कोल्ड वॉर, हम बोलते हैं कोल्ड वॉर है, लेकिन एक्चुअली वो हॉट वॉर था। बहुत खुद के ज्योग्राफीज छोड़ के बाकी सब जगह वॉर्स हुए थे। बिल्कुल। तो जहाँ तक बात रही कि यूएस ऐसा अभी क्यों दो राय दे रहा है, तो पहली चीज़ तो यह है कि देखिए, यूएस हेजेमनी की तरह नहीं है, इन द सेंस कि पहले मान लीजिए ट्रम्प हैं, ट्रम्प घिरे हुए हैं कुछ वॉर मॉन्गर्स के साथ, जैसे उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, जेडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट। दूसरे तरफ आपके सेनेटर्स हैं, थॉमस मैसी रिपब्लिकन सेनेटर हैं केंटकी से। उनका ये बोलना है कि आईपेक का लॉबी प्रेसिडेंट ट्रम्प पे बहुत फोर्स कर रहा था उनको कुछ ना कुछ सिंबॉलिक अटैक करने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने 14 दिन की मोहलत दी थी। दूसरी है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड तो एक्टिव सोल्जर भी रही है ना, तो उनको साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, वॉरफेयर कैसे करते हैं, उसका पूरा रोल रहा है। उन्होंने साफ बोला कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ट्रम्प ने उस चीज़ को फिर बोल दिया कि नहीं, आई डोंट केयर, ये शब्द थे। लेकिन ये तो पर्दे के सामने की बात है। पर्दे के पीछे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इस तरीके से तुलसी गबार्ड या ट्रम्प का दो अलग अलग डायलॉग देना या अलग अलग रेटरिक देना नई बात नहीं है। अब जहाँ तक बात रही कि यूएस क्यों ईरान के ऊपर बार बार ये क्वेश्चन कर रहा है, देखिए, अगर यूएस चाहता, ओबामा के टाइम से जो JCPOA हुआ था, जो अभी G7 हुआ है, उसमें फ्रांस, जर्मनी, बाकी के सारे लीडर्स तो कंट्रीज JCPOA के पार्टनर्स थे। बिल्कुल, वो सब इस बात का मुद्दा उठा सकते थे। डोनाल्ड ट्रम्प हट गए। मार्को रूबियो का ये कहना है कि हम लोग तो 7 मार्च 2025 से तैयार थे अटैक करने के लिए, जब ट्रम्प ने पहला लेटर अयतुल्ला खामेनी को भेजा था। तो इतने दिन के लिए क्यों वेट किया? तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलेंगी। और ईरान के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ईरान को क्यों लगता है मेरे पास न्यूक्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आज की वर्ल्ड में हम देखें, जब ईरान ये देखता है कि नॉर्थ कोरिया इसीलिए बचा हुआ है किसी भी तरह की यूएस अटैक से, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है।
या हम ये देखते हैं कि जो यूक्रेन जब यूएसएसआर से अलग हुआ था तो उसके पास न्यूक्लियर थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और बाद में उसने हैंड ओवर कर दिए थे, है ना। लेकिन जैसे ही उसने हैंड ओवर किए तो आज रशिया को लगता है कि इसके ऊपर मैं अटैक कर सकता हूँ। तो ये सब जब एग्जाम्पल ईरान के सामने है कि जिनके पास न्यूक्लियर है वो कैसे बचे हुए हैं, और जिन्होंने अपने न्यूक्लियर छोड़ दिए या नहीं है उन पर कैसे खतरा बना रहता है, तो ईरान को ये समझ में आता है कि मुझे अगर एग्जिस्ट करना है, मेरे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि मैं न्यूक्लियर रखूं। तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर इजराइल भी अपने पास न्यूक्लियर रख सकता है, और इजराइल ने तो, अगर मैं गलत नहीं तो एनपीटी साइन भी नहीं किया हुआ, जबकि ईरान ने किया हुआ है। देखिए, इजराइल 1960s से दिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पे काम कर रहा है। पेंटागन का बेस भी था बीर शिवा पे, जो अभी ईरान ने अटैक किया है। इनफैक्ट 2006 से उनको ये पता था कि हसन नसरल्ला कहाँ पे हर दिन कब सोते हैं। ये सारी चीज़ें, इतना सैटेलाइट इमेजरी उनका स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं हम अगर कि क्यों ईरान ये सोचता है, तो केनेथ वॉल्ट्ज अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध न्यू रियलिस्ट स्कॉलर थे। उन्होंने 2012 में फॉरेन अफेयर्स जर्नल के लिए एक चैप्टर लिखा जिसमें उन्होंने डिफेंड किया कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए क्योंकि इजराइल की फिर मोनोपोली उससे काउंटर बैलेंस होगी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया यूएस और सोवियत यूनियन का, इंडिया पाकिस्तान का, और उन्होंने बोला कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होगा तो एक बैलेंस आएगा, लेकिन दूसरे देश जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की फिर न्यूक्लियर रेस में लग जाएंगे। क्या वो होगा? हाँ, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर बात है कि अभी तो यही दिख रहा है ना कि न्यूक्लियर आर्म नहीं होना आपके लिए बहुत घातक है। घातक है, बिल्कुल। तो पहला तो ये है, दिमोना के बारे में कोई बात नहीं करता। सिप्री का रिपोर्ट आया है, वहाँ पे प्लूटोनियम इनरिचमेंट चल रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। 80 से 90 शायद 200 वॉर हेड्स हैं इसराइल के पास, उस पर कोई बात नहीं करता। उसको एक न्यूक्लियर ओपेसिटी मिली हुई है, तो एक सिमेट्रिकल सिचुएशन तो है ही नहीं। और तीसरा इसमें एक आर्ग्यूमेंट और जोड़ दूंगा, जब ईरान ने ऑलरेडी कह रखा था कि IAEA वो ऑलरेडी वहां पर निगरानी कर सकता है, उसकी टीम वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी और देख रही थी कितनी एनरिचमेंट हुई है। तो जब आप अपने IAEA को परमिशन दे रखी है, सब है, और आपने NPT भी साइन कर रखा है, उसके बावजूद ये डर कि ये तो न्यूक्लियर बना रहे हैं, इसका मतलब या तो IAEA पर आपको भरोसा नहीं है। नहीं, दो चीज़ें साथ में चल रही थी उस समय सर। पहला चीज़ जो था वो ये था कि ओमान में संडे को, शायद 16 जून को आखिरी या 6th टॉक होने वाला था स्टीव विटकॉफ का US की तरफ से और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का, अग्राची जी का। उस संडे को होने वाला था, वो लास्ट टॉक था। लास्ट टॉक उससे पहले हो गया। दूसरा, हमास और इजराइल के सीज फायर की भी बात चल रही थी। दोनों चीजें साथ में चल रही थी, और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स ने प्रिडिक्ट किया था कि इजराइल सीज फायर या फाइनल राउंड ऑफ न्यूक्लियर नेगोशिएशन होने से पहले अटैक जरूर करेगा। अगर आप मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, तो अगर किसी देश के साथ आप 6 बार बात कर चुके हैं, राउंड ऑफ टॉक्स चल रहा है, आपका 6ठा टॉक होने वाला है, उससे पहले अटैक करने की जरूरत ही नहीं। शुभदा जी, एक चीज और जो बड़ी कॉमन देखने को मिली रूस और यूक्रेन में और इजराइल और ईरान के वॉर में, आपको याद होगा कि जब वहां पर रूस और यूक्रेन की जो पीस मीट होने वाली थी, तो उससे एक दिन पहले जो टर्की में मीट होने वाली थी, पता चलता है कि यूक्रेन ने इस तरह से रशिया के अंदर अटैक कर दिया और इतने फाइटर जेट गिरा दिए। सेम यहीं पर भी एक पीस टॉक होने वाला था अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे पहले इजराइल ने अटैक कर दिया। और दूसरा कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है कि यूक्रेन ने भी चोरी छिपे ट्रकों के जरिए अपने जो ड्रोन थे पहुंचा दिए थे रशिया के अंदर, और यहाँ बाद में पता चलता है कि इजराइल ने भी ईरान के अंदर अपने ड्रोन पहुंचा दिए थे। इससे ऐसा लगता है कि कोई कॉमन जो दिमाग है या कोई ऐसी कॉमन टीम है जो काम कर रही है इसके पीछे। दोनों केस में पीस टॉक से पहले अटैक कर देना, दोनों केस में चोरी छिपे ड्रोन पहुंचा देना, ये तो ऐसा नहीं, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। नहीं, इसमें मास्टरमाइंड है। पहला चीज 1 जून को जब रशिया में, और खासकर ईस्टर्न रशिया में, जब यूक्रेन के ड्रोन्स ट्रोजन हॉर्स की तरह निकले थे, और उन्होंने रशिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे काफी अटैक किया था, उसके बाद फिर रशिया ने भी ड्रोन अटैक्स किए हैं, वो लगातार चल रहा है। जहां तक बात रही कि बाइडेन प्रेसिडेंसी के टाइम पे जो रशिया का सो कॉल्ड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बोलता है, रशिया उसको ह्यूमैनिटेरियन
एफर्ट बोलता है, क्योंकि डोनबास और लुहांस्क का टेरिटरी जो रशियन स्पीकिंग लोगों का है, वहाँ पे यूक्रेन में उनके साथ काफ़ी एलियनेशन और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले चाइना ने डोनबास में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, तो अब चाइना भी आ चुका है उस पूरे पैराडाइम में. जहाँ तक बात रही, जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समझिए कि ज़ेलेंस्की को, आप खुद सोचिए कि कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिस टीवी चैनल पे वो काम करते थे, सर्वेंट ऑफ द पीपल उनका शो था, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट बनने का नाटक करते थे, उसका जो ओनर था इहोर कोलोमस्की, वो एक बहुत ही, इनफैक्ट यूक्रेन के सेकंड बिगेस्ट ओलिगार्क थे. वो, उनका प्राइवेट बैंक था, प्राइवेट बैंक का फ्रेंचाइज था, उनका टीवी चैनल्स था, उनका बहुत सारा डील्स था. उन्होंने ज़ेलेंस्की को, और वो एक जूइश यूक्रेनियन बिजनेसमैन थे, व्हाट्सएप के को फाउंडर, जैमकॉम, यूक्रेन बोर्न जूइश बिलियनर. तो इहोर कोलोमस्की ने ज़ेलेंस्की को बहुत मदद की. इनफैक्ट दोनों पेपर में आता था कि कौन किसका गॉडफादर है. जब रशिया का शुरू हुआ इन्वेजन, तो ज़ेलेंस्की इजराइल से काफी नाराज थे कि मैं जूइश प्रेसिडेंट हूँ पहला, और इजराइल हमें मदद नहीं कर रहा. तो इजराइल ने दो तरीके से मदद की. पहला, उन्होंने कीव में कुछ जो पिछले साल यूज हुए थे आर्म्स, उसकी सप्लाई की. इस साल इंटेलिजेंस में एक स्वैप हुआ था, बहुत छुप के हुआ था, जिसमें उन्होंने अमेरिका से जो मिला हुआ था पेट्रियट एयर मिसाइल, उसको यूक्रेन को दे दिया. और ये भी बात है कि जब हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने जो लड़ाई चली थी, हिजबुल्लाह के जो आर्म्स मिले थे और सोवियत यूनियन के टाइम के जो आर्म्स थे, उनको रिफर्बिश करके यूक्रेन को दिया था. अब मोसाद के बेसिस कहाँ कहाँ हैं. अब इस चीज का थोड़ा दूसरा साइड भी हो सकता है. 20,000 जूस हैं इजरान में. सबको अगर अरेस्ट कर लिया गया कि तुम मोसाद के स्पाइज हो, ईरानियन रजीम या IRGC द्वारा, कितने के साथ क्या भी चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं पता. तो वो भी है, लेकिन मोसाद के स्पाइस तो थे. इनफैक्ट एक अफगानी स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया गया था अभी हाल फिलहाल, और बहुतों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और बहुतों को डेथ सेंटेंस भी दिया गया है. लेकिन ये चीज मानिए कि जो दो देश हैं एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं डिप्लोमेटिकली. ईरान इजराइल को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं करता, इजराइल ईरान को नहीं करता है, और उनका मीडिएशन कतर द्वारा हुआ, जिसको ईरान ने खुद ही बॉम्ब किया था, और फिर इसका पूरा US ने लिया है. तो ये काफी ट्रैजिक कॉमेडी चल रही है एक तरीके से. दूसरा, मास्टरमाइंड जो है बहुत ज्यादा जूइश लॉबी, और सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, इस पे काफी काम किया हुआ है मेयरशाइमर का, जेफरी सैक्स का, आईपेक लॉबी का. क्या अभी ममदानी जो है प्राइमरी में न्यूयॉर्क के कैंडिडेट की तरह जीते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा है कि आईपैक के जो कंटेंडर थे कोमो, वो कैसे हार गए, जबकि जोश बहुत स्ट्रांग बेस ममदानी जो मीरा नायर के बेटे हैं उनको मिला हुआ है. तो अब जहां तक बात रही कि क्या ईरानियन रजीम फंडामेंटलिस्ट है या बहुत थियोक्रेटिक है, इसका आंसर है, लेकिन उसमें सोशो इकोनॉमिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और धर्म उसका एक फसाड है. दूसरी चीज, इजराइल भी तो वैसा ही है. वहां पे भी तो होली लैंड, चोजन पीपल, इनका जो आइडिया है वो भी कहीं ना कहीं धर्म को ही यूज करता है. इनफैक्ट राइजिंग लाइन से पहले जो वेस्टर्न वॉल है, वहाँ नेतन्याहू जाते हैं, अपना सिर टिकाते हैं और राइजिंग लाइन का बिब्लिकल वर्स प्रस्तुत करते हैं. तो रिलीजियस ओवरटोन्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे. बिल्कुल. लेकिन इसी से सवाल ये भी निकलता है कि जब ट्रम्प से पूछा गया इस सीजफायर के बाद कि ये सीजफायर परमानेंट है, तो उन्होंने कहा परमानेंट है. लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि दोनों देशों को देखकर लग तो नहीं रहा, क्योंकि इस बात की पूरी गुंजाइश इस बात की है कि इजराइल ने जिस तरह से अटैक किया, US ने जिस तरह से अटैक किया, वो ईरान को डेटर तो नहीं करेगा, है ना. ऐसा तो है नहीं कि ईरान पीछे हट जाएगा, उसे लगेगा नहीं अब तो मुझे नहीं करना, बल्कि ईरान और मजबूत होगा इसका इरादा कि नहीं, मुझे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लेनी है. और हो सकता है रशिया उसमें उसकी मदद करे या चाइना उसकी मदद करे. और ऐसा नहीं है कि इजराइल भी अपनी नजर ईरान से हटा देगा, इजराइल भी बाकायदा देखेगा कि ये लोग कुछ कर तो नहीं रहे हैं. तो वो जो टेंशन है या जो कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज का, वो तो बना रहेगा. तो आप इस सीजफायर को फिर कैसे डिफाइन करेंगी? क्या ये सिर्फ दिखाने का सीजफायर है? चीजें यहाँ से कहाँ जाएंगी? क्योंकि जब तक कोई नेगोशिएशन नहीं होगा,
जब तक आपस में बैठ के कुछ सलाह मशवरा नहीं होगा, या ये कहूं कि जो एक दूसरे को लेकर जो शक व शुबा है, कि जो हमें डाउट रहता है कि मेरे को मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, जब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी तब तक तो फिर इस तरह के किसी सीज़फायर का कोई मतलब नहीं है। पहला, जैसे कि मैंने बताया कि केनेथ वॉल्ड्स का ये कहना कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, उन्होंने जो 2012 में ऐसे लिखा था फॉरेन अफेयर्स में, सोवियत यूनियन और यूएस का एग्जाम्पल दिया था, इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था ताकि मोनोपोली ना हो। पहली चीज तो ये। दूसरा, पिछले 20 महीने में कितने सीज फायर सक्सेसफुल हुए हैं? 19 जनवरी को ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ को भेजा, हमास और इजराइल का सीज फायर कराया, फर्स्ट राउंड चला, उसके बाद खत्म। स्टीव विटकॉफ ट्रंप के सहयोगी रहे 1983 से, और उनका रिलेशनशिप ट्रंप से शायद मिलेनिया ट्रंप से भी ज्यादा क्लोजर है। मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग इनर सर्कल में आते हैं। और जहां तक बात रही कि उन्होंने फिर कोशिश किया, हिजबुल्ला और इजराइल का सीज फायर चल रहा था, लोग वापस नहीं जा पाए हैं, ना इजराइल के लोग वापस जा पाए हैं जहां पे वो रहते थे, ना लेबनीज लोग वापस जा पाए हैं जहां पे, खासकर अगर आप साउथ लेबनान की बात करें। जो इजरायली लोग गाजा के पास रहते थे वो वापस नहीं जा पाए हैं, अभी भी सेफ हाउसेस और बंकर्स में हैं। तीसरी चीज है, ये जो सीज फायर है, ये कल फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी बोला कि ये बहुत फ्रेजाइल है। ट्रंप ने फिर कल भी बोल दिया है कि नहीं, ये आपस में कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो ये एक अनसर्टेनिटी का है, क्योंकि ईरान ने जो एक बहुत बड़ा एक कॉग्निटिव डिसोनेंस यूज किया था, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब 4 आइलैंड्स हैं, खर्क आइलैंड, ग्रेटर तुर्ब, लेसर तुर्ब, अबू मूस, जिनको ईरान कंट्रोल करके रहता है, जिसमें से इन 3 आइलैंड्स को शाह के टाइम से ही ईरान लेके रखा हुआ है, यूएई के साथ इनकी जद्दोजहद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इन्होंने जो बोला था कि हम कंट्रोल कर देंगे, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है, सुप्रीम अथॉरिटी के पास जा गया है, $400 पर बैरल का ऑयल हो जाता, रशिया बहुत खुश होता। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि वो एक वेपन था, टैक्टिकल वेपन था, उन्होंने यूज किया। क्या यूएस कोई सीज फायर कर सकता है? क्या स्टीव विटकॉफ या यूएस के मिडिल ईस्ट एनवॉयज कोई सीज फायर कर सकते हैं? मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, प्रॉक्सी ग्रुप्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट्स के बीच में? इसका सवाल सिंपल सा है, नो, नहीं कर सकता। क्योंकि पहला, उनके पास लेजिटिमेसी नहीं है। बासिम यूसुफ बोलते हैं कि हर अरब जो है वो एक तरफ एंटी अमेरिका बोलेगा, लेकिन वीजा के लिए वो अमेरिका के लाइन में खड़ा रहेगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। लेकिन जहां तक बात रही कि ये कोई भी सीज फायर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हित में नहीं है, सीज फायर काम करे, और ये जो फोर्सेस हैं किसी भी सीज फायर को काम करने नहीं देंगी। 6 लाख ईरानियन अमेरिकन हैं यूएस में। ट्रंप ने हाल फिलहाल बोला है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के स्लीपर सेल्स को वहां पे काम करने की परमिशन दी थी। वहां पे स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो गए तो डैनियल पर्ल को कोई नहीं बचा पाया था ना। पहला चीज, ही वॉज अमेरिकन जूइश जर्नलिस्ट जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे काम करने आए थे, उनको कोई नहीं बचा पाया। अभी हाल फिलहाल 2 इजरायली डिप्लोमेट्स की हत्या की गई है वॉशिंगटन डीसी में, खुले रोड पे। उनकी शादी होने वाली थी, बिल्कुल, एक यंग कपल, उनको मार दिया। नेतन्याहू बचा पाए? नहीं। आपने गाजा का जिक्र किया, यहीं पर शुभदा जी एक सवाल आता है और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि जो फिर यहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड की, जो उम्मा फैक्टर की बात होती है, वो दिखता क्यों नहीं? भले ही गाजा की बात होती है तो कोई कंट्री जो वहाँ पर रह रहे हैं फिलिस्तीनी, उनको अपने यहाँ पनाह क्यों नहीं देता? जब ईरान का मामला होता है तो हम देखते हैं ना, सऊदी अरब की सिर्फ मुंह जबानी बात जरूर होती है। इवन कि टर्की पे तो इल्जाम लगता है कि टर्की दिखाने को तो हमदर्दी जता रहा था ईरान के साथ, लेकिन टर्की ने हर वो काम किया जिससे ईरान को नुकसान हो। टर्की हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, क्यों साथ में कोई नहीं आता? जबकि वैसे हम उमा फैक्टर की बात करते हैं या मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, हर कोई एक दूसरे को अकेला क्यों छोड़ देता है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब 2006 से हमास गाजा में आया तो वो बहुत ही मिलिटेंट ऑटोक्रेटिक था। उसके हेडक्वार्टर्स पहले जॉर्डन की तरफ थे, फिर कतर की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी भी हमास के जो हायर
ऑफिशियल्स हैं वो कतर में रहते हैं। अभी रिसेंटली किसी का इंटरव्यू आया था कि अच्छा हमारे 50,000 बच्चे मरे हैं, हमारी पैलेस्टीनियन विमेन 50,000 बच्चे और पैदा कर देंगी। तो हाँ। वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। याह्या सिनवर भी जो कम से कम 20-30 साल तक इजरायली जेल में रहे थे, उन्होंने कितने सारे इनोसेंट पैलेस्टीनियंस को मारा है कि वो इजराइल के लिए स्पाई कर रहे थे इस चीज पे। इस्माइल हानिये, बाकी के साथ किसी का भी जो सैक्रिफाइस का है, मिलिटेंट सैक्रिफाइस का है, वो जो मुद्दा है, इसको जो मॉडर्नाइज हो रहे हैं सोसाइटीज जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया, वो सपोर्ट नहीं करता, ना ही अपने देश में चाहता है। दूसरी चीज है, लेकिन सरकार और लोगों में अंतर है। दूसरी चीज है, हमास को कतर के अलावा, बीच में कतर भी काफी नाराज था पिछले साल जब सीज फायर का कोई आगे पहल नहीं हो पा रही थी। उन्होंने भी कहा था कि हमास के सारे ऑफिशियल्स को हटा देंगे। पैलेस्टीनियंस गाजा में खुद हमास के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर एक पैलेस्टीनियन होने के नाते आप हमास को क्वेश्चन करना चाहें, आप अगले दिन गायब हो जाइएगा। और इन सब का सबसे बड़ा और जो मुझे खुद फील हुआ था, सबसे बड़ा फैक्टर है कि विमेन जेंडर वॉशिंग तक नहीं है। यानी कि औरतों के साथ बहुत बदसलूकी होती है, बहुत ज्यादा बदसलूकी होती है। उनको, उनके बॉडी को पॉलिटिकल बैटलफील्ड की तरह यूज किया जाता है, उनको एक सिंबलिज्म की तरह यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा साइड कोई भी हो, उसमें विक्टिम औरतें और बच्चे ही रहते हैं हर वॉर के। अब जहां तक बात रही कि क्यों बाकी के देश पनाह क्यों नहीं दे रहे, तो कोई भी पैलेस्टीनियन, क्योंकि ये झगड़ा जो है ये लैंड का है, अपना लैंड नहीं छोड़ेगा। और क्यों छोड़े? पैलेस्टीनियन वाला मामला भी है, या यूं कहूं कि ईरान वाला मामला भी है, तो कोई भी अरब मुल्क सिर्फ जबानी जमाखर जरूर होने क्या स्टेटमेंट दे दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ कि हमें लगे कि बड़ा इंटेंसली वो लगे हुए हैं कि नहीं यूएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसराइल को कर रहे हैं। क्या इसका एक रीजन ये भी है कि ज्यादातर जगह चूंकि खुद राजशाही है ये लोग, इन्होंने अपनी एक तरह से सेफ्टी है या सिक्योरिटी खुद यूएस के हवाले कर रखी है, तो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे यूएस ऑफेंड हो? ये भी एक रीजन है। पहले तो अमेरिका के काफी सारे बेसेस हैं यूएस में, फिर प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जैसे मैंने बताया। दूसरा ये भी है कि इजराइल के साथ बहुत सारे देशों के टेसिट अलायंसेस हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ आर्म्स या इंटेलिजेंस पे नहीं है, ये एग्रीकल्चर पे है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे है, ये अलग अलग टाइप के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे है, ये बहुत साइबर वॉरफेयर पे है। तो ये टेसिट अलायंसेस भी चल रहे हैं। तो वो उसको ओपनली, उस रिलेशन को जो बहुत मुश्किल से बना है, वो उसको ख़त्म भी नहीं करना चाहते हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये मुझे लगता है कि टर्की जैसा मावी मारमरा जो फ्लोटिला था, उस पे इंसिडेंट हुआ था 2008-2009 में, पिछले डेकेड में, और वही अभी फ्रीडम फ्लोटिला जो मयादिन आया था, मदलीन फ्लोटिला, तो उस पे इजराइल कार्ड्स जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने कोई शूटिंग नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा पब्लिसाइज ग्रेटा थनबर्ग के कारण हो गया था इवेंट। लेकिन अगर आप ये चीज सोचें कि क्यों टर्की का बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ ट्रेड रहा था इजराइल के साथ, जो कुछ महीनों पहले बंद हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रेड टर्की का और यूएई का इजराइल के साथ ही है। तो जहां तक बात रही कि एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक दुनिया है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं तो झगड़ा का चांसेस कम होता है। क्या इसमें सुन्नी और शिया वाला फैक्टर भी है? क्योंकि वो लड़ाई भी तो अरब मुल्कों के अंदर चल रही है कि हाँ, कौन सुप्रीम, टर्की को लगता है कि नहीं हम एक टाइम बहुत बड़े रूलर थे, या यूएई को लगता है कि नहीं हमारी हुकूमत होनी चाहिए, और कोई भी शिया, चूंकि ईरान एक शिया बहुल देश है तो कोई ये नहीं चाहेगा कि ईरान ताकतवर बने। क्या ये भी एक एक के अंदर ही अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट भी है इन मुस्लिम देशों में? देखिए, शिया सुन्नी थोड़ा सा बोलना वो, क्योंकि बहुत सारे माइनॉरिटीज हैं। आपके जैसे क्रिश्चियंस में भी अलग अलग हैं, आपके असीरियंस, आर्मेनियंस, कुर्ड्स हैं, शिया सुन्नी हैं, पर्शियंस, अरब्स हैं, जूस हैं। जूस के भी अलग अलग नस्ल हैं। बहुत सारे डिविजन्स हैं, मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे। अब शिया पॉपुलेशन सिर्फ ईरान में नहीं है, ये आपके लेबनान में भी है, बहरीन में भी है, सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स हैं उनके आसपास भी है आपका, और सुन्नी पॉपुलेशन तो है ही। ये शिया सुन्नी का जो स्प्लिट है ये काफ़ी वेस्टर्न एक
डिवीजन है, जैसे ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम यूज किया था डिवाइड एंड रूल के लिए। लेकिन सिंपल सी चीज है, हम लोग एक जो डेथ कल्चर कंजम्पशन जो चल रहा है नॉर्मलाइज होने का हर दिन, उससे इतना या तो डिफीटिस्ट हो गए हैं या फिर एपेथेटिक हो गए हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे देश में नहीं हो रहा, हमें क्यों फर्क पड़े? पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि कब तक दुनिया ये सोचते रहेगी कि गाजा में जो हो रहा है वो सिर्फ गाजा में हो रहा है। इजराइल ने एक मॉडल शुरू कर दिया है, एक इम्यूनिटी का मॉडल। अगर वो गाजा और वेस्ट बैंक में ये कर सकते हैं, या वो 7 फ्रंट वॉर कर सकते हैं, तो चाइना क्यों ना करे? चाइना ताइवान में कर सकता है। हाँ, चाइना ताइवान में कर सकता है, रशिया क्यों ना करे? तो ये एक एसिमेट्री शुरू कर दी है। और जहां तक बात रही कि पर इसी में एक सवाल ये भी पूछूंगा, आपने कहा ना कि चूंकि शांति या सीजफायर किसी के पक्ष में नहीं है, इधर हमने देखा कि नेटो का जो समिट चल रहा था, वहां पर एक यूएस की तरफ से लगातार प्रेशर नेटो कंट्री पे बनाया जा रहा है कि तुम अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ और उसको 5% अपने जीडीपी पर लेकर आओ। तो रशिया हमेशा ये आर्ग्यूमेंट देता है कि हमारा जो डर दिखाया जाता है नेटो नेशन को वो फिजूल है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, हम कितने भी ताकतवर हैं लेकिन हम यूएस और नेटो कंट्री के साथ मिलकर अकेले नहीं लड़ सकते। तो आपको लगता है इसके पीछे भी सारी वो आर्म्स लॉबी है? क्योंकि अगर ये कंट्रीज डिफेंस बजट बढ़ाएंगी तो ऑब्वियसली खरीदेंगी किससे? खरीदेंगी तो ज्यादातर इंपोर्ट तो फिर यूएस से ही होगा। इसके पीछे का क्या गेम है कि डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए जो प्रेशर है कि 5% अपनी जीडीपी पर लेकर आओ, और उसके बाद स्विट्जरलैंड भी मैंने सुना था कि यूएस से कुछ F-35 खरीदने को लेकर उसकी भी कोई नेगोशिएशन चल रही थी। वो क्या, उसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है? देखिए, पहला चीज तो टॉम कूपर ने खुद बोला है कि F-35 नहीं लेना चाहिए, इंडिया को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सर्वेलेंस रहता है बहुत ज्यादा। यूएस इसलिए भी उसको बेचना चाहता है। तो केरल में जो पकड़ा गया वो इसी रीजन से जो खड़ा हो सकता है, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दूसरी चीज है कि जहां तक बात रही कि आप खुद सोचिए कि CIA हॉलीवुड में कितना इन्वेस्ट करता है CIA बेस्ड या US मिलिट्री बेस्ड मूवीज बनाने के लिए, जिसमें रशिया को एनिमी बनाया जाता है। मोस्टली या तो सोवियत यूनियन रहता है या रशिया रहता है एनिमी, नहीं तो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रहते हैं एनिमी। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है और इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, इतनी ज्यादा पॉवर्टी है। मुझे एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने पूछा, मैंने उनसे पूछा कि अमेरिकन ड्रीम है अब कि नहीं, तो उन्होंने बोला अमेरिकन ड्रीम कभी नहीं था। वो उनके लिए था जो अमेरिका में रहते नहीं है। अमेरिकन ड्रीम अमेरिका में कभी नहीं था, वो कभी इक्वल एज नहीं रहा है। मैं खुद US में रही हूँ, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। दूसरी चीज जो है, अमेरिका को हमेशा एक एनिमी चाहिए था अपने डोमेस्टिक क्वेश्चंस को, प्रोटेस्ट को हटाने के लिए। पहले सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन जब कोलैप्स कर गया तो चिंता हुई कि अब हम दूसरा एनिमी क्या बनाएं, तो धर्म को बना दिया, विच वाज इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म के नाम पे। तो लोग हमेशा एकजुट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी अमेरिकन बहुत मैक्सिमम % तैयार नहीं थे ईरान पे हमला बोलने के लिए। जहां तक बात रही कि आर्म्स लॉबी या रशिया क्यों, देखिए एक चीज तो है कि जो भी अर्स्टवाइल एम्पायर रहा है, वो ब्रिटिश हो, वो रशियन एम्पायर, सोवियत हो, या वो पर्शियन एम्पायर हो, ऑटोमन एम्पायर हो, सबका एक टेरिटोरियल नॉस्टैल्जिया तो होता है। ये चीज तो होती है, एक्सपेंशनिज्म तो होता है एक आइडिया। लेकिन सिंपल सी चीज है कि क्या रशिया उस चीज में, रशिया काम कर रहा है 10,400 किलोमीटर का रेल रोड और पोर्ट कनेक्टिविटी और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के लिए। पिछले 2.5 साल 3 साल में रशिया की इकोनॉमी वॉर से ज्यादा बढ़ गई है, रशिया का ऑयल सप्लाई बढ़ गया है। तो उनको इतने सैंक्शंस, 20,000 सैंक्शंस के बावजूद उनका इकोनॉमी ऊपर गया है। तो अब सिंपल सी बात यह है कि अगर पुतिन जो KGB एक्स रहे हैं और उनका ऑपरेशनल वॉरफेयर और ये सब का इतना स्ट्रॉन्ग कमांड है, वो क्यों रशिया को वॉरफेयर में लेके आएंगे? वो एक तरीके से एक नेटो का हमेशा से रहा है। इनफैक्ट जब ट्रम्प 1980s में जब वो रशिया जाते थे, या हाँ रशिया 90s में जब जाते थे, तो उसके बाद लौट के बहुत एंटी नेटो वो स्टेटमेंट देते थे और अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में छपता था। तो उनका नेटो से उस समय से रिलेशन अच्छा नहीं है।
तो अभी सिंपल सी ये बात है कि जो ये पूरा वॉर मॉन्गरिंग चल रहा है, आप खुद देखिए, अगर हमारा मॉरल कंपास एक है, अगर आप यूक्रेन पे ये बोल रहे हैं कि रशिया ने इन्वेड किया और ये गलत किया, तो आप इजराइल को भी बोलें कि उन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक पे इन्वेड किया और गलत किया। दोनों में ये बात तो फिर इंडिया और इजराइल वाले मामले में ना, इजराइल के केस में आप प्रेम्प्टिव स्ट्राइक को भी जस्टिफाइड कर रहे हैं कि नहीं उनको लग रहा था वहां बना रहे हैं तो कोई बात नहीं। और इंडिया के केस में जो हमने बदले के लिए किया, क्योंकि पाकिस्तान में उसी जगह से आतंकवादी आए थे, उस पर भी ट्रंप ने उस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि उसको रुकवाने की कोशिश की। यहाँ पर भी तो पैरामीटर अलग है। अब ट्रंप ने पता नहीं कितने हजारों बार बोल दिया है कि उन्होंने सीज फायर किया, जबकि उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला कि सीज फायर हम डीजीएमओज ने आपस में बात की थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बात बोली कि मैं नहीं सीज फायर किया, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज चाहिए। अब वो ईरान इजराइल के लिए नोबेल प्राइज उन्हें मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, कभी भी सीज फायर खत्म हो सकता है। लेकिन अब सिंपल सी बात है कि देखिए, अमेरिका के लिए पाकिस्तान हमेशा एक एसेट रहा है। जब सोवियत यूनियन का इन्वेजन था अफगानिस्तान के टाइम पे, तो मुजाहिदीन को आर्म्स करने के लिए पेंटागन और फिर इजिप्ट और इजराइल सऊदी आईएसआई के थ्रू फंड्स करते थे। इस पे काफ़ी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। दूसरा चीज़ ये है कि फिर जैसे ही तालिबान बना और उसके बाद तालिबान और मुजाहिदीन के वर्किंग मेथोडोलॉजी में बहुत अंतर था। तालिबान एक स्टेट चाहता था, हमेशा से चाहता था, मुजाहिदीन स्टेट एस्पिरेशंस नहीं थे उसके। अब जहाँ तक बात रही कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना, आप ये सोचिए, सबसे बड़ी बात मुझे जो बहुत विचित्र लगती है कि टीआरएफ ने, रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो पहलगाम में अटैक किया 22 अप्रैल को, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान 4 दिन के बाद सीज फायर हो गया। पाकिस्तान को उसके बाद फंडिंग मिल रही है वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। आसिम मुनीर यूएस जाते हैं, वहां प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच करते हैं। तो इससे क्या मैसेज, सिंबॉलिक मैसेज क्या भेजना चाहते हैं? इससे सिंबॉलिक मैसेज ये भेजना चाहते हैं कि उसके पीछे न्यूज़ ये है कि एक ऐसी क्रिप्टो कंपनी जिसमें ट्रंप की फैमिली का हेवीली इन्वेस्टेड है, वो पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोल रही हैं और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो साउथ एशिया में क्रिप्टो करेंसी की कैपिटल बनाना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे का एक गेम ये भी है। हाँ, वो तो है, लेकिन अगर आप निक्सन के समय से भी देखें, हाँ। जब 4 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने फाइनली बोला कि बांग्लादेश का सो कॉल्ड लिबरेशन होगा और बांग्लादेश बनेगा। अभी 5 अगस्त आने ही वाला है, फिर से 1 साल हो जाएगा शेख हसीना के सरकार को गिरे हुए। तो उस समय निक्सन और इंदिरा गांधी की पट्टी तो थी नहीं, और इंदिरा गांधी काफ़ी इस बात से भी थोड़ी सी संकट में थी कि अगर यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपने वेपन्स डिप्लॉय करे, तो और निक्सन तैयार भी थे। तो और वही वेपन्स जो कैनेडी और नेहरू और ये लोग बात कर रहे थे जब वो चाइना के खिलाफ बचाना चाहते थे इंडिया को। तो एक हमेशा पैराडॉक्स तो रहा है अमेरिका का जो रिलेशन रहा है इंडिया के साथ। ऑल्सो एक और चीज़ है कि बहुत सारे अमेरिकन जो न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लिखा है, मैक्सिमम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उसमें लिखते हैं। तो एक एंटी इंडिया एक नैरेटिव भी है। वैसे मैं ये जानती हूँ और मानती भी हूँ कि कोई भी उतना इंडियन नहीं है जितना एक एनआरआई जो इंडिया में नहीं रहता। वो उतना इंडियन कोई नहीं हो सकता है। तो लेकिन एट द सेम टाइम वेस्ट में जाके अपने ही देश के बारे में क्रिटिक करना एक तरीके से वैलिडेशन का एक नया प्रोपेगेंडा बन गया है। अपने आप को न्यूट्रल साबित करने के लिए। न्यूट्रल भी नहीं, एक्स्ट्रा क्रिटिकल। क्योंकि एक मुद्दे के सिर्फ एक चेहरा तो नहीं होता ना, बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो जो ये पूरा लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? अगर हवाला से आ रही है या फिर और किसी तरीके से फंडिंग आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि CIA और बाकी के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स उसको ट्रैक नहीं कर सकते। अगर वो कैश में भी ट्रांसफर हो रहा है तो अगर एक तरफ से USAID का फंडिंग हम ट्रंप बंद कर रहे हैं और पाकिस्तान को इतनी फंडिंग दे रहे हैं, तो ये कैसे सिमेट्रिकल कैसे हुआ? और बात ये भी थी कि शायद
पाकिस्तान से बात करने की उनको इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि वो ईरान पे हमला उस करना वक्त चाहे। बिल्कुल। तो आपने नेबरहुड पॉलिसी की बात की, यहीं पर मैं ये कहूँगा कि जो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जैसे एससीओ की मीटिंग पे राजनाथ सिंह वहाँ गए, तो आज ही जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही का स्टेटमेंट ये है कि राजनाथ सिंह ने इस बात पर आपत्ति की कि आपने जो स्टेटमेंट इश्यू किया है, इसमें आपने पहलगाम इंसिडेंट का ज़िक्र क्यों नहीं किया? आपने बलूचिस्तान में जो हो रही हैं चीज़ें उसका ज़िक्र किया, इसमें का क्यों नहीं किया? तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब चीज़ें हमें पहले नहीं पता होती? एससीओ अगर चाइना में हो रहा है, चाइना ही उसका लीडर है, तो वहाँ वो ऐसी बात क्यों करेगा जिसमें इंडिया का कोई कंसर्न हो या जिससे पाकिस्तान को किसी बुरी लाइट में लाया जाए? तो कभी-कभी ये सवाल ज़रूर खड़ा था। अगेन मैं क्वाड की बात कर लूँ, कहने को हम क्वाड में हैं, उसको चाइना की डोमिनेंस से निपटने के लिए यूएस ने उसका पार्ट बनाया। लेकिन जब इंडिया और अभी पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो क्वाड का क्या रोल था या यूएस का क्या रोल था? कुछ समझ में वहाँ पर आया नहीं। तो उसी तरह भी ब्रिक्स की बात चल रही है। ब्रिक्स में आज ही का अपडेट ये है कि शी जिनपिंग को प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी को वहाँ पर डिनर के लिए एक सेपरेट इनविटेशन मिला है। इससे जिनपिंग नाराज़ हैं और वो शायद वो ब्रिक्स में भाग लेने ब्राज़ील में नहीं जाएँगे। तो ये रेलेवेंस फिर इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि अगर बनने के बावजूद भी अगर आपस में लड़ रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक ऑप्टिक्स होता है, एक थिएट्रिक्स होता है, वो एक मल्टी डायमेंशनल चेस गेम जिसको कहते हैं। आपने पूछा कि क्या हमें पहले से नहीं पता रहता है, तो सबको सब चीज़ पहले से पता रहता है, लेकिन एक ऑप्टिक्स होता है, एक फर्म स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है प्लेटफॉर्म पे। दूसरी चीज़ है कि मीडिया भी अपना रोल प्ले करती है उसको सेंसेशनल करने के लिए। हो सकता है कि कहा हो सकता है नहीं कहा हो, लेकिन मीडिया के हिसाब से कहा है। तो हमें नहीं पता चलता है। अब शी जिनपिंग से कोई जाके पूछने तो वाला है नहीं चाइनीज में कि आपने बोला है कि नहीं। तो ये एक चाइनीज विस्पर्स की तरह। उन्होंने हांगकांग का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर उसको कोट करते हुए एक खबर थी। हाँ, तो हांगकांग का भी आपको पॉलिटिक्स पता ही है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब जहां तक बात रही कि ये जो देश हैं, नेबरहुड का ही अगर बात करूं, तो ब्रिक्स, एससीओ या फिर क्वाड की हम लोग बात कर लें, जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इनके फंडर्स क्या हैं, फंडिंग क्या है, कैसे ये सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा, यूएस या फिर और बाकी के जो पावरफुल देश हैं वो कितना हमें इंडिपेंडेंस दे रहे हैं मनूवर करने के लिए, वो भी एक चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि शशि थरूर जब समझाएंगे तो इंग्लिश में ही अगर समझाएं या फ्रेंच में भी, तो उनके ट्रांसलेशन से लोगों को समझ जाना चाहिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हमें पहलगाम जो टेरर इंसिडेंट है, अब पुलवामा का टाइम नहीं रहा जब पुलवामा टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ आप उसको सुसाइड बॉम्बिंग बता दें। तो अब जब टेरर इंसिडेंट है तो टेरर इंसिडेंट। और ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से बार बार पाकिस्तान लगातार, मैं पाकिस्तान की हुकूमत की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जो खासकर मैक्सिमम आपके पंजाबी बिजनेस ओरिएंटेड एलीट क्लास से बिलोंग करती है। इसमें आसिम मुनीर कंपैरेटिवली गरीब खानदान से जो उलेमा और इन सब के परिवार से आए हैं, उनका एक डिफरेंट अपील है। उनके ऊपर काफ़ी केसेस थे, फील्ड मार्शल नहीं बनते। उनको तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक यू बोलना चाहिए, बिल्कुल, कि उनका एलिवेट करके उनको करप्शन और पता नहीं क्या क्या स्कैंडल से बचा लिया। लेकिन ये सरकाज़म था। लेकिन जब पॉइंट है कि ये कोई भी क्वाड अमेरिका सेंट्रिक है, ब्रिक्स ज़्यादा प्रेशर जो है चाइना और रशिया का है, आपका जय भी था बीच में, पता नहीं कहाँ गया, I2U2 पता नहीं कहाँ गया, उसके बाद फिर बाकी के जो और SCO है चाइना का है, तो RIC भी था, बहुत सारे थे, बनते हैं खत्म हो जाता है। RIC को रिवाइव करने की बात बीच में रशिया कर रहा था, तो आपको लग रहा है कि हालांकि वही RIC लोग कहते हैं ब्रिक्स भी हो गया, तो आपको क्या लग रहा है उसका कोई सेंस है? और क्या जिस तरह के रिलेशन अभी इंडिया और चाइना के बीच में है, अगर RIC को रिवाइव करते भी हैं तो क्या वो अपने आप में कोई उसका कोई सेंस बनेगा अगर इंडिया, रशिया और चाइना मिलकर अगर कोई बनाते हैं अपना? देखिए, अगर बना पाते हैं तो कोई भी वेस्टर्न हेजेमनी इसको रोक नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा और चाहेगा नहीं कि ये बने। पहली चीज़ तो ये, दोनों रशिया और चाइना अभी इंडिया के साथ कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा डायलॉग और डिप्लोमेसी हो। हमारे विक्रम मिस्री इंडियन एम्बेसडर थे चाइना में गलवान वैली वाले इंसिडेंट के द्वारा, जब उस समय वो हुआ था। उसके बाद फिर इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का भी
काफ़ी यूएस चाइना ये सब का काफ़ी डिप्लोमेटिक ग्रास रूट्स लेवल का एक इंटेलिजेंस रहा है। तो जहाँ तक बात रही कि यूएस चाहेगा नहीं कि ऐसा कुछ बने, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ बने। जो रेसिज्म या जेनोफोबिया है या ये ग्लोबल साउथ तो अभी बोलता है ना, ये थे क्या हाँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिल्कुल ये जो उनका नैरेटिव है उससे ऊपर हमें उठने क्यों देंगे? वो एक दबाव तो रहेगा और वो उसको बना के रखना चाहेंगे क्योंकि वो पावर का नेचर होता है, अपना दबदबा बना के रखने का। लेकिन जहां तक बात रही कि अभी सबसे बेहतर चीज है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल कल्चरल पॉलिसीज पे काम करे। बाकी के जो ग्रुप्स हैं वो कम्युनल डिवीजन लाने की कोशिश करेंगे, उस पर ज्यादा काम करे और उसको आगे बढ़ने ना दे और खुद विकास के रास्ते पे चलता जाए। बिल्कुल। शुभदा जी, आखिर के एक दो सवाल, और एक बड़ा सवाल अब यही है, चूंकि हमने बात शुरू की थी इजराइल और ईरान से, मैं चाह रहा हूँ कि आखिर में उसी पर हम खत्म भी करें। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल और ईरान का, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए कितना मुश्किल हो जाता है किसी के साथ भी खड़े होना? एक जो पॉपुलर जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये कि भैया पहलगाम हुआ तो इजराइल आपके साथ था, इजराइल आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, आप उससे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट भी परचेज करते हैं, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। अब दूसरी तरफ ईरान है, भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन शिया की भी है, इंडिया के ईरान से कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, इवन कि हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात भी इसे कहते हैं कि वो भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस माहौल में इंडिया जैसे कंट्री के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कोई एक स्टैंड लेना? और क्या, और दूसरी बात ये भी कि आज के माहौल में हर कंट्री या तो किसी के साथ है किसी के खिलाफ है। रूस यूक्रेन के विवाद में पूरा यूरोप हमें पता है किसके साथ है, यूएस किसके साथ है, ठीक है। तो लेकिन इंडिया उस कॉन्फ्लिक्ट में भी किसी एक के साथ नहीं हो सकता। तो आपको क्या लग रहा है कि जो सालों की हमारी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की रही है, क्या उसकी वजह से आज हमें इशू है, या आपको लग रहा है हमें ऐसे ही रहना चाहिए जैसे हमें नॉन अलाइंड ही रहना चाहिए? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, देखिए, इजराइल में जब हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में हमारा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। अगर सिर्फ इजराइल की मैं बात करूं तो इजराइल में कम से कम 85,000 इंडियन एंसेस्ट्री के जूस हैं जो मणिपुर, मिजोरम, कलकत्ता, महाराष्ट्र, केरला से गए हुए थे, जिनको राइट ऑफ सिटीजनशिप है। इजराइल में 32,000 से ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स हैं, जिसमें बहुत सारे लेबरर्स हैं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी है। हमारे जो इजरायली इंडिया के एम्बेसडर है इजराइल में, एम्बेसडर जेपी सिंह, वो पहले जिनके ऊपर डिप्लोमेट मूवी बनी है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी पोस्टेड थे, वो है। ईरान के साथ हमारी जो रिलेशन है वो आज से नहीं, इनफैक्ट हुमायूं जब उनको यहाँ छोड़ के जाना पड़ा था तो वो सफविद डायनेस्टी में वहाँ पर्शिया में रहे थे, वो शिया में कन्वर्ट भी हुए थे। और फिर जब वो वापस आए तो सफविद ने काफ़ी सारे अपने आर्मी सप्लाई की थी उनको वापस यहाँ पे आने के लिए। तो जो इंडिया में जो इंडो इस्लामिक आर्ट है, उसका जो फ्यूजन आप देख रहे हैं वो मैक्सिमम इंडिया इरानियन आर्ट है, जो आर्किटेक्चर में हम देखते हैं। जहाँ तक बात रही, ईरान ने हमें बहुत चाबहार पोर्ट पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ दूसरी चीज़ है कि अगर हम अपनी कल्चरल दोस्ती को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो चाइना बढ़ा देगा। तो वो एक कंपीटिंग, चाइना तो बढ़ा रहा है, तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है। तीसरा, बाकी के सारे देशों में आप सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज की सारी बात कर लें तो इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है। अभी ईरान ने इंडियन स्टूडेंट्स के, और इनफैक्ट नेपाली भी जो ऑपरेशन सिंधु के थ्रू इंडिया लेके आया था, अपना एयर स्पेस खोला ना, जो उन्होंने एक अपना मदद अपने हिसाब से किया ना, वॉरफेयर चलते हुए भी। तो जहाँ तक बात रही कि इंडिया का वो कोई पक्ष लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे ये लगता है कि इंडिया को हमेशा नॉन अलाइंड ही रहना चाहिए, क्योंकि पक्ष लेना या किसी भी पक्ष के विरुद्ध जाना, वो हमारे खुद के सरकार जो प्रो पीस है उस नैरेटिव से अलग हो जाएगा, और उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे डायस्पोरा और रेमिटेंस पे पड़ेगा। अगर मैं इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करूं, लाइवलीहुड पे पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में
इंडिया को अपना मैरीटाइम, इंडियन ओशन में मैरीटाइम पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इंडिया को अपना खुद का इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम और आगे कैसे किस स्तर पे आगे बढ़ पाएँ उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और एज प्रो पीस जो हमारा नैरेटिव है उसी में इन्वॉल्व रह के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभदा जी, आपने इतने कॉम्प्लेक्स इशू पर इतने शानदार तरीके से हमसे समझाया, और जैसा मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में ये बात कही थी कि आप शायद कुछ वैसी हमें बारीक जानकारियां देंगी जो शायद कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी, और ये बताता है कि आपकी इस विषय पर आपका क्या पैशन है, क्या महारत है, और आपने कितने साल इस पर काम किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बातचीत की। मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया, और अपना समय देने के लिए और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और इतना ज़्यादा इनकरेज करने के लिए। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं आपको भी बातचीत अच्छी लगी होगी। नमस्कार।